बजाज ट्विंस की बात करते हैं यहाँ पे मानस सर। बजाज फाइनेंस आज 4.5% ऊपर है 935, और बजाज फिनसर्व आज 2.25% ऊपर है और यहाँ पे भी 2000 का लेवल एक बार फिर पार कर लिया है। और दोनों ही स्टॉक्स को बेनिफिट होगा, जीएसटी में कटौती होगी, कंजम्पशन बढ़ेगा और लोन बुक इनकी काफ़ी बॉयंट हो जाएगी। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नज़रिया क्या है? देखिए, अगर आप एक मीडियम टर्म प्लेयर हैं तो मेरा समझना है कि दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे हैं, जहां पर आप करंट लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं। और उसका रीजन ये है कि अभी कुछ टाइम पहले हमने बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में करेक्शन देखा था, लेकिन वापस लास्ट मंथ दोनों स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज बजाज फाइनेंस ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। उसका मतलब ये है कि तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए स्टॉक। तो एक पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है। आप टाइम फ्रेम करीब 3 मंथ के आसपास का रखें। 860 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, लेकिन ऊपर की तरफ 1075 तक के टारगेट्स बजाज फाइनेंस पे पॉसिबल है। बजाज फिनसर्व की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है। 1900 रुपए के स्टॉप लॉस से 3 से 6 महीने के लिए एक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप अपने टारगेट 2200 से 2250 की रेंज में सेट करके चल सकते हैं। सीमेंट में भी जीएसटी की कटौती देखने को मिली है। 28% से ये कटौती 18% हुई है। समीर सर, सीमेंट एज अ स्पेस हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल, अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी रही थी और जो केपेक्स का पुश है सरकार की तरफ से, वहाँ पे भी सेकेंड हाफ में ज़्यादा पुश देखने को मिल सकता है। आई डोंट नो पोस्ट जीएसटी होगा या नहीं होगा, बट देन वी ऑल आर सेंसिंग दैट गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जीडीपी को पटरी पे लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। सीमेंट एज ए स्पेस जहां एक बार मोमेंटम आ चुका है, इसको आप कैसे प्ले करेंगे? सीमेंट एक सेक्टर है जहाँ पे आई एम नॉट ये कट जो दिया है फ्रॉम 28 to 18 बहुत अच्छी बात है, राइट? इट शुड होपफुली मीन दैट होपफुली वॉल्यूम्स ग्रो करें, पर वॉल्यूम्स कब ग्रो करेंगे? तो लेट्स टॉक अबाउट द सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इज द बिगेस्ट कंजम्पशन ऑफ सीमेंट, राइट? ऑलमोस्ट 60 to 70% जो सीमेंट कंज्यूम होता है वो रियल एस्टेट में जाता है, नॉट इन रोड प्रोजेक्ट्स या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, बट इन रियल एस्टेट। ओके, नाउ रियल एस्टेट में क्योंकि जीएसटी कट हुआ है, इज द बिल्डर गोइंग टू यूज मोर सीमेंट टू मेक द बिल्डिंग? जी नहीं, वो ऑब्वियसली इज गोइंग टू यूज जितना सीमेंट रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली जो इंडिविजुअल घर बना रहे, they are obviously going to continue using the same cement जो requirement है. It's not going to be like कि I'm going to build a house for 50 lakhs क्योंकि मेरे को सीमेंट में 10% की बचत मिली है. I'm not going to build a second house. You know what I'm trying to say? जो demand driver सीमेंट का है is not going to be something that gets immediate or even in the next 3 months, 6 months or even 2 years a drive. क्योंकि we are positive on real estate, but it's not जो हमारा expectation था, it is probably going to continue at that. So is cement going to see a spurt in volumes? जी नहीं. Is cement doing well? Yes, it is doing relatively well. But problem क्या है cement में? कि companies are still working at 70%, 75% utilization. For them to really make high ROEs about 20%, they need to move to 90% utilization. और constantly नया capacity भी put up हो रहा है. So with new capacities coming on, utilization rates are never going to increase that drastically. So their operating leverage is not going to play out, and then और अगर मैं बोलूं आज अगर आप देखें तो श्री सीमेंट, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी, श्री सीमेंट का ROE अबाउट 13% है. आई एम नॉट सेइंग 13% इज अ बैड ROE, अच्छी ROE, इट्स मेकिंग 6% more than the risk-free return, which is good. But should a company that is making a 6% higher ROE than risk-free trade at 30 times earnings or 35 times earnings? I don't think that is a fair assumption, because there are companies that are making much higher ROEs which are trading at valuations which are similar. Okay. So you have to look at what returns a company can make on the invested equity. And I don't think cement में मुझे दिख रहा है कि this can scale up from ये 12-15% to 20% anytime soon, even after the GST cut, क्योंकि it's not going to lead to an immediate volume increase या anything like that. हम मार्केट में यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, but eventually on the ground I don't see that happening. So I'm saying cement is a good space to be invested because the companies are doing decent. But are you expecting multi-bagger returns from cement companies at this point of time after this huge consolidation?
to some extent जो cartelization भी है, why are cement companies working at 70% and not at 90%? अगर मैं पैसा बना रहा तो let's make 90% utilization and sell more cement in the market, but there is not enough demand, right? So that is the problem point. So I am not expecting cement companies to be multi-bagger returns, or they will give me my 10, 12%, 13% returns year on year. Agar, if you are happy with that, 30, 40% return over 3 years, then cement is a great sector to be invested in. But otherwise, I think there are better sectors where consumption growth can come in, और जहां आपको returns better मिल सकते हैं. So cement for me at these levels, I'm not very bullish. Tactical calls, जब corrections आ सकते we can take, but we are not making a structurally long investment in cement at this point. मन्ना सर, आज इंश्योरेंस कंपनीज खुली तो ऊपर थी, लेकिन उसके बाद अब लाल निशान में आ चुकी है. HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे और लाइफ इंश्योरेंस पे GST जो है वो नील कर दिया गया है. कुछ GST उस पर नहीं लगेगा, पर फिर भी ये कंपनियां परफॉर्म, सुबह अच्छी तो खुली थी लेकिन उसके बाद फिजल आउट हो गई. तो देखिए, ये सभी स्टॉक वो स्टॉक है जिन्होंने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया है. एचडीएफसी लाइफ की बात करिए तो स्टॉक 600 रुपए से लगातार चल रहा है, 820 रुपए तक के हाइज बने. एसबीआई लाइफ में भी देखे तो यहाँ पर भी एक बड़ा मूव ऑलरेडी हमने देखा है. तो आई थिंक जो न्यूज के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर होता है वो वैसा ही स्ट्रक्चर है. शायद यहाँ पर थोड़ा करेक्शन और देखने को मिले. एचडीएफसी लाइफ जैसा स्टॉक शायद 740 720 की रेंज में आ सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव हो गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी बहुत पॉजिटिव है एचडीएफसी लाइफ का. स्पेशली मेरा समझना है कि अगर कोई ऐसा करेक्शन देखने को मिले तो 6 से 8 महीने के लिए लोअर लेवल पे खरीदारी की जा सकती है 700 रुपए के स्टॉप लॉस से, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन के बाद जब भी 800 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो मेरे ख्याल से 1000 के लिए तैयार हो जाएगा. माना सर, बाटा इंडिया के स्टॉक को देखिएगा, यहाँ 7% का उछाल देखने को मिल रहा है. ये एक स्टॉक बहुत समय से चला नहीं है और बहुत ही लंबे समय से हम कंसोलिडेशन देख चुके हैं. आज 1241 पे है, 7% का इजाफा देखने को मिल रहा है. अब क्या करना है? देखिए, मेरा समझना है कि शायद इस बार बाटा अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लेगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो काफी समय से, पिछले करीब 4 से 5 मंथ से 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक हर्डल फेस कर रहा था. लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स और जिस तरह के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि 1275 का लेवल स्टॉक इस बार ब्रीच कर सकता है. 1275 का लेवल का ब्रीच करने का मतलब ये है कि जो 2220 से हमने करेक्शन देखा था उसको स्टॉक रिट्रेस करेगा, और उस केस में 1500 से लेकर 1560 की रेंज में स्टॉक आ सकता है. तो अगर थोड़ी क्वांटिटी अभी खरीदारी करे, थोड़ी क्वांटिटी 1300 रुपए के ऊपर करे, लेकिन स्टॉप लॉस 1125 का जरूर से लगा के रखें. समीर सर, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं. एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं. जीएसटी की अगर बात करें तो वहाँ पे कोई बदलाव नहीं है. 5% जीएसटी पहले भी था और अब भी वही है, और ओला इलेक्ट्रिक के काउंटर में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है. ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? बिकॉज मोमेंटम के बाद सबका जो रुझान है, इंटरेस्ट है, वो इसकी तरफ जा रहा है. So we have remained very positive on Ola Electric. Unfortunately, 100 से 40 तक हमने पेन देखा है. We've done some more purchasing even at the lower level. Unfortunately, 40 मैंने लिया है, but around 55-60 तक तो लिया था when it was coming down. उनका जो giga factory has been set up, right? So that is a big positive, क्योंकि now they will be a vertically integrated. They will be making the batteries for their scooters, जो उनको एक benefit मिलेगा, will lead to operational benefits and profitability increasing. ओला में क्या problem हुआ था, इसकी consumer perception थोड़ा सा weak हो गया था, subdued हो गया था, because of all the problems they were facing and the complaints that they were getting. But they have still, ये सब होने के बाद भी they have still been able to retain their kind of leadership position in the space, and we believe that electric vehicles, especially two-wheelers, will continue to see more and more traction going forward. Not on competition, of course, बहुत है, because the existing players तो है ही, जो like for example Hero, Bajaj, Eicher, TVS, who are making electric scooters as well, and they will probably come up with electric bikes as well. But also new players like Ather. अगर आप देखिए तो एम्पियर जो भी who are talking of an IPO, which is your Greaves Mobility. So competition obviously is quite high in this space. So what will happen is margins may not be great, but अगर आप vertically integrated है जैसे Ola है, then you can actually be able to keep your market share and still be profitable, right? So from that perspective, I think Ola makes a decent buy. We've been buying, of course, from 100. So
we believe कि long term positive ही है. Okay. Once the negative news around the counter starts dying, stock stabilize होगा, and we feel कि it can probably move up to again over the next 2-3 years to higher levels. So we are positive, we remain positive, but it's going to be a slow process. Unfortunately, we are going to have to sit on this one for a little longer time to be able to break even and make money on stock. But we are positive. माना सर LTF को देखिएगा, ये भी आज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, ऑल टाइम हाई पे. कमिंस इंडिया में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, ये भी अभी 1.5% ऊपर है, 3943 के आसपास. दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? तो देखिए LTF में तो काफी समय से हम एक बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं. मेरे ख्याल से 140 130 से स्टॉक हायर टॉप से हायर बॉटम में आ रहा है. 2 दिन पहले ही फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 250 रुपए के आते हैं. तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके अभी भी है. 224 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है. और कमिंस भी ने भी आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है. आई थिंक 3890 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए. 4075 तक के टारगेट्स यहाँ पर भी पॉसिबल है. माना सर, आपके रडार पे कौन से शेयर है, आपको क्या पसंद है इस समय? तो देखिए, पहले तो अपोलो हॉस्पिटल्स खरीदारी करने की राय रहेगी. यहाँ पर स्टॉक ने वापस 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है. काफी बढ़िया वॉल्यूम्स पिछले 2 दिनों में देखने को मिले हैं. तो अपोलो हॉस्पिटल्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे. स्टॉप लॉस 7750 के लगाएंगे. 8050 तक के टारगेट्स पॉसिबल है. और एक सेल ट्रेड है बीडीएल में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है. स्टॉक में पुल बैक देखने को मिला था, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पाया. वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है. तो बीडीएल में 1471 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है. 1675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है. समीर सर, जीएसटी के बाद